क्लास 10th एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे जो बोर्ड ने एक मॉडल पेपर निकाला है ना, मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो हम इसको आज सॉल्व करेंगे। एक तो इसमें सारे आइडियाज़ आपको लग जाएंगे किस प्रकार का पेपर आता है बच्चों, और दूसरा एक प्रैक्टिस पेपर है, हो सकता है इसमें से कुछ पार्ट एग्जाम में आए, है ना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और अभी भी इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो पहला एमसीक्यू देखते हैं बच्चों। संख्याओं 4 और 9 का महत्तम समापवर्तक HCF क्या होगा। HCF क्या होगा हमको निकालना है। 9 और 4 का HCF बच्चों देखा जाए तो आंसर तो 1 है ना। इसी का इंग्लिश वर्जन क्वेश्चन दिखा दूं बच्चों, है ना। इंग्लिश, क्योंकि जो पेपर आपको बोर्ड में आएगा, सबसे अच्छी बात क्या होती है, इसमें दोनों वर्जन साथ में होते हैं ना। ये आपको दिखाया मैंने इसका सेकेंड वर्जन, पीछे दिया है। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द नंबर 4 and 9, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो आंसर इसका 1 है ना। अब ये HCF 1 होता है तो आपको निकालना आता ही है। अब ये छोटी सी चीज़ तो मैं आपको बताऊंगा नहीं बच्चों, है ना। इजीली कैसे करते हैं फिर भी देख लो। 9 और 4 का एलसीएम क्या होता है। 4 के फैक्टर में पूछूं आपके 4 के फैक्टर क्या होता है, आप क्या बोलोगे, 2 × 2 × 1। 9 के क्या होते हैं, 3 × 3 × 1। कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है। जो कॉमन होता है वही HCF, दोनों में 1 कॉमन है तो हमारा HCF क्या हो गया, 1। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी द्विघात बहुपद, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जिसके जीरोस अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है बच्चों। ये तो मैं इंग्लिश का भी नहीं दिखाऊं तो भी समझ गए होंगे आप। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों, फॉर्मूला है जस्ट -b/a होता है फॉर्मूला, सभी लोग जानते हैं। सी, रैखिक युग्म समीकरण a1x b1y c1 बराबर 0, a2x b2y c2 बराबर 0 कि कोई हल ना होने की शर्त क्या है। बच्चों क्वेश्चन को इंग्लिश वर्जन में देखें, पीछे के पेज पर दिया है। द कंडीशन दैट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होता है बच्चों, जब कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो तीसरी कंडीशन, सॉरी ये कंडीशन होती है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, बट बराबर नहीं होता है c1/c2 के। ये कंडीशन सही है, मतलब आंसर बी सही होगा बच्चों का। क्या आंसर सही होगा, बी। द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP 4 2 0, इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा बच्चों, -2 होगा, बी आंसर है। फिर से देखो, AP 4 2 0 -2, इसका सार अंतर निकालना है। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं। सेकेंड टर्म आपकी क्या है, 2, उसमें से फर्स्ट टर्म माइनस करी 4, 2 में से 4 माइनस किया तो क्या बचा, -2 बचेगा। क्या बचेगा, -2। ठीक है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, डी आ जाता कॉमन डिफरेंस, तो -2 आंसर इसका। तो यहाँ पर आंसर बी सही होगा। किसी त्रिभुज मतलब ट्रायंगल ABC में अगर 2 लाइन पैरेलल है, ओके बनाना पड़ेगा। कोई ट्रायंगल है बच्चों ABC, इसमें D जो है, D लाइन पैरेलल है BC के, D लाइन पैरेलल है BC के, और AD बराबर x है। AD कितना दिया है, x, DB बराबर x -2, ये है x, ये वाला हिस्सा दिया है x -2, AE दिया है x +2, ये हिस्सा दिया है x +2, और EC दिया है x -1, और ये दिया है x -1। तब आपको x का मान ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा, x का मान या x की वैल्यू फाइंड करना है। बच्चों क्वेश्चन को इंग्लिश वर्जन में देखने में भी सेम बात है। x की वैल्यू फाइंड करना है, आपको दिया है कोई ट्रायंगल ABC है। ट्रायंगल ABC मैंने बता दिया, इस ट्रायंगल ABC में जो DE है वो BC के पैरेलल है। आपको ये चारों वैल्यूज दे रखी हैं, आपको निकालना है। तो आपको याद होगा थेल्स थ्योरम होती है, यहाँ उसका यूज होगा। थेल्स थ्योरम क्या कहती है, इफ अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, अगर ये लाइन ट्रायंगल की इस साइड के पैरेलल है तो AD/DB, थेल्स की थ्योरम आपने करी ही होगी। AD/DB बराबर होता है AE/EC।
ए अपॉन ई सी। ए डी कितना है एक्स, डी बी कितना है एक्स माइनस टू, ए ई कितना है एक्स प्लस टू अपॉन में एक्स माइनस वन। सॉल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, एक्स का मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू वन ओनली एक्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर टू माइनस फोर। सिंपल बात है, ये माइनस पावर इधर से डायरेक्ट कट जाएगी बच्चों, इधर लाऊंगा तो भी वही कटेगी, इसलिए डायरेक्ट समझा रहा हूँ। माइनस का माइनस कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस का फोर। एक्स का आंसर फोर होगा यहाँ से। इज इट यस, एक्स की वैल्यू फोर आ गई बच्चों। ये हमने सॉल्व कर लिया पहला क्वेश्चन, मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। फिल इन द ब्लैंक्सेस। फॉर्मूला है बच्चों, ये तो क्या बताऊं मैं आपको। यहाँ पर क्या आएगा, भाजक आना चाहिए, और क्या, भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। इंग्लिश में डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, तो यहाँ डिवाइजर आ जाएगा, हिंदी में भाजक कहते हैं, कोई दिक्कत। नंबर 2, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 कैन हैव मैक्सिमम 2 जीरोस। भाई पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है, जितनी पावर होती है, उतने जीरोस आते हैं, तो यहाँ पर 2 जीरोस आएंगे। घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक होते हैं, 2। मैंने इसके लिए बच्चों प्रश्न बैंक भी बनाई हुई है, आप चाहें तो उसमें भी देख सकते हैं। 5 लेसन अभी तक बना चुका हूँ और बनने वाले हैं। द्विघात समीकरण ये है, इसके विविक्त कर डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। द फॉर्मूला फॉर द डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बच्चों क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, पता है आप लोगों को। द nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन a प्लस डी, a प्लस 2d। nth टर्म क्या होती है बच्चों, nth टर्म का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ही लिखना है आपको, कुछ नहीं करना है। nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लिखना है इतना हिस्सा, इसको तो nth टर्म कहते हैं। ये आपका आंसर है इसका, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, समांतर श्रेणी है, इसका nवां पद क्या होगा, फॉर्मूला मैंने अभी आपको बता दिया। 5वां क्वेश्चन इसी में मिल जाएगा। वे सभी आकृतियां जिनके आकार समान होते हैं परंतु इनके माप समान होने आवश्यक नहीं है, समरूप कहलाती हैं। क्या कहलाती है बच्चों, समरूप, इंग्लिश में सिमिलर कहते हैं। ऑल दोज फिगर विच हैव द सेम शेप बट नॉट नेसेसरीली द सेम साइज आर कॉल्ड सिमिलर फिगर। कैसे होते हैं सिमिलर फिगर। द पॉइंट 4,0 लाइज ऑन, अरे ये क्या पूछा बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो 4,0 कहाँ पर होगा, एक्स एक्सिस पर। भाई वाई तो 0 है ना, वाई 0 है तो कहाँ पर होगा, एक्स एक्सिस पर। तो यहाँ क्या आएगा, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। बिंदु 4,0 कौन से अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है, क्योंकि एक्स पर 4 है, वाई तो 0 है, तो एक्स एक्सिस। लास्ट क्वेश्चन, वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर काटती है, 2। कोई लाइन है, छेदक रेखा को कहते हैं बच्चों इंग्लिश में सेकेंड लाइन। एक सर्कल है, कोई लाइन इसको कट कर रही है, तो कहाँ कटेगी, एक तो यहाँ और एक यहाँ, 2 पॉइंट पर। तो क्या बोलोगे, कितने पॉइंट्स पर कट करती है, 2 पॉइंट्स। अ सेकेंड लाइन ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट्स, तो 2 आएगा यहाँ पर। क्लियर है भैया, जोड़ी बनाने में तो हिंदी इंग्लिश वाले सब बराबर ही हैं। सीधे फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसका आंसर बच्चों कॉट स्क्वायर होना चाहिए, ई आंसर होगा। एक फॉर्मूला होगा ना आपको, अगर याद हो फॉर्मूला, तो मैंने बताया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर। ये 1 इधर आ गया तो क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ क्या बचेगा, कॉट स्क्वायर थीटा, यही आंसर है। ई सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है बच्चों, फॉर्मूला है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर, तो डी। कॉट 30 कितना होता है, कॉट 30 जो होता है बच्चों वो कॉट 30 हाँ √3, याद होना भाई। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, सी। अब सब हो चुके हैं तो आंसर 2 ही बचा इसके लिए, है ना, ये आंसर बचा ना, बाकी ये सब तो बुक हो गए, तो आंसर 2 ही होगा इसका। क्लियर क्लास, सही जोड़ी भी हमने देख ली। ये तो सब फॉर्मूला बेस्ड है बच्चों, फॉर्मूले याद कर लो, इस लेसन के 5 नंबर कहीं नहीं गए आपके। चलो
आंसर इन वन वर्ड, एक वाक्य में आंसर देना है। क्वेश्चन क्या है, इस दिए गए चित्र में एक पॉलिनोमियल है y बराबर px का ग्राफ दिया है, px के शून्यकों की संख्या, px के शून्यकों की संख्या इन द गिवन फिगर, ये पॉलिनोमियल है, इसका ग्राफ दिया है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस से पैरेलल है, सीधी सी बात है। वो x को कहाँ कट कर रही है, एक जगह पर, जितनी जगह कट कर रही है उतने ही आंसर होंगे। उसने पूछा है नंबर ऑफ जीरोस, तो आंसर लिख दो 1, क्या होगा 1। x को जहां कट किया एक जगह किया तो एक आंसर होगा बस। दो चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या है, दो चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या है, तो मानक रूप है बच्चों ax प्लस बी वाई, क्या होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। जनरल फॉर्मूला होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, जनरल फॉर्मूला होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये है बच्चों इसका आंसर, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। किसका आंसर है ये बच्चों, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आंसर लिख दिया आपने, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। फिर से एक बार देख लो जिसको नहीं लिखा हो, क्लियर है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलें। इफ द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 0 देन व्हाट विल बी द नेचर ऑफ रूट्स, मतलब विविक्तिकर जो होता है किसी द्विघात समीकरण के विविक्तिकर का मान 0 हो। बच्चों मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि d बराबर अगर 0 आ जाए तो रूट्स कहते होते हैं, हिंदी वाले क्या लिखेंगे कि भाई मूल हमारे वास्तविक व समान होंगे, वास्तविक व समान होंगे। इंग्लिश में रूट्स विल बी इक्वल एंड रियल। कैसे होंगे, इक्वल और रियल होते हैं। याद करने की चीज़ें बच्चों, शंकु के आयतन का सूत्र, वृत्त की परिधि का सूत्र, बच्चों ये तो सूत्र ही है, फॉर्मूलेज हैं। क्या है ये, तो ओनली फॉर्मूलेज हैं। वृत्त की परिधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। और वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला चलो बता देते हैं। फोर्थ का आंसर, फिफ्थ का आंसर देखो बच्चों, फोर्थ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होती है 2πr, पांचवे का आंसर होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला है बच्चों, क्या समझाऊं इसमें। व्हाट विल बी द अर्थमेटिक मीन, इन सब का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, 3 3 4 5 5। मतलब हमको माध्य निकालना है बच्चों, हिंदी वाले बच्चे सुन लो, माध्य निकालना है। 3 3 4 5 5 माध्य का फॉर्मूला होता है। इन सबको जोड़ो जितने भी हैं, 1 2 3 4 5, कितनी संख्या है 5, तो 5 से भाग दे दो। 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 4 20, 20/5, 5 कम 5, तो माध्य क्या आ गया, माध्य आ गया 4, मतलब मीन हो गया हमारा 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट, कोई इवेंट सर्टेन है मतलब निश्चित है। अगर किसी घटना का होना निश्चित है तो उसका मान 1 होता है, उसकी प्रायिकता का मान 1 होता है। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है बच्चों, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। क्लियर क्लास। चलिए पेज नंबर 5 पे आ गए, जहां पर हमको ट्रू फॉल्स मिलने वाले हैं। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r और r जो होता है ये सही है क्या, बिल्कुल सही है बच्चों। गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर a and b, there exists a unique integer q and r satisfying a is equals to bq plus r where r is smaller than or equal to 0 और greater than equal to 0 और लेस देन b। बच्चों ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कंप्लीटली राइट है। मतलब जो जो करते हैं ना, डिवीजन लेमा करते हैं हम लोग लेसन फर्स्ट में, क्या करते हैं डिवीजन लेमा, कि a को अगर मैं b से डिवाइड कर रहा हूँ तो a को डिवाइड किया b से तो q बार डिवाइड होगा और r बच जाएगा, तो a बराबर bq प्लस r। क्लियर है।
वृत्त का क्षेत्रफल होता है 2πr² तथा r वृत्त की त्रिज्या है। मतलब एरिया ऑफ सर्कल होता है 2πr², वेयर r इज द, ये तो गलत है, एरिया ऑफ सर्कल तो πr² होता है, तो ये फॉल्स हो गया अपना। क्या हो गया? फॉल्स। गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है यह तथा r गोले की त्रिज्या है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 2πr², रॉन्ग, 4πr² होता है, तो ये भी फॉल्स हो गया, है ना, ये गलत है बच्चों। फॉर्मूला होता है इसका 4πr²। माध्यिका आएगा यहाँ बच्चों, थोड़ा सा ये लिख नहीं पाए होंगे, यहाँ पर आता है माध्यिका, है ना, इंग्लिश में इसको मीडियन कहते हैं। मीडियन, मोड और मीन जो है उनमें रिलेशन यही है, 2 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 3 मीन। 2 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 3 मीन। बच्चों ये फॉर्मूला रॉन्ग है आपका, यहाँ पर ये 3 यहाँ आता है और 2 यहाँ आता है, मतलब 3 मीडियन बराबर मोड प्लस 2 मीन होता है, तो ये फॉर्मूला फॉल्स है बच्चों। क्या है ये फॉर्मूला? फॉल्स है, तो ये फॉल्स है। किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, बिल्कुल सही है, ट्रू। देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, यस, ट्रू है ये। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज p, then p लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 1, सही है ये। p की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही होती है, तो बिल्कुल ट्रू है ये। चलिए बच्चों, अब स्टार्ट होते हैं हमारे क्वेश्चंस। अभी तक तो हमने MCQs किए, फिल इन द ब्लैंक्स किए। क्वेश्चन 6, अब हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि पास में क्वेश्चन मिल जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों के। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं बच्चों, 130 बादाम की बर्फी है। वह इनकी ऐसी डेयरियाँ बनाना चाहती है कि प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये डेयरियाँ बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक डेयरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं? क्लास क्वेश्चन इंग्लिश में कैसा है? A sweet seller has 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। She wants to stack them, मतलब उनको जमाना चाहती है, such a way that each stack has the same number, हर एक स्टेक में बराबर संख्याएं हों, and they take up the least area of the tray, और वो कम से कम जगह घेरें। What is the number of burfies that can be placed in each stack for this purpose? हर एक स्टेक में कितनी बर्फियाँ होना चाहिए? चलिए बच्चों, क्वेश्चन का स्टार्टिंग करते हैं। क्या बोला गया है? ये रहे हमारे पेजेस, ये हमारा क्वेश्चन। आप यहां लिख सकते हो फॉर दिस वी मस्ट find the HCF of 420 and 130। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम 420 व 130 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। ठीक क्लास, तो महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की पहली तरीका क्या है? 2 तरीके हमारे पास। एक तरीका हमारा यूक्लिड डिवीज़न लेमा से है ना, तो हम क्या करेंगे? 420 को 130 से भाग देते हैं। कितनी बार जाता है? 1 नहीं, 13 39, 3 बार जाता है। 13 39, 390 बार। ये सब रफ का काम कर रहा हूँ इधर में, ध्यान रखना। बचा 30, तो 130 से डिवाइड किया, डिवाइड हुआ 3 बार, बचा रिमाइंडर 30। अब हम यहाँ क्या लिखते हैं कि जो रिमाइंडर आया है, रिमाइंडर मतलब हिंदी में इसको लिखते हैं शेषफल 30 नॉट इक्वल टू 0। तब हम
यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग फिर से करेंगे। किसके लिए करेंगे? फिर से करेंगे। किस किस के लिए करोगे? अब ये 130 और 30 के लिए, 130 और 30 के लिए, 130 और 30 के लिए यूक्लिड डिवीजन का प्रयोग करेंगे। इंग्लिश में कैसे लगता है? हम लिखते हैं इंग्लिश में इसको ऐसा है कि रिमाइंडर 30 इज़ नॉट इक्वल टू 0। रिमाइंडर जो है हमारा 0 नहीं है, तब हम अगर रिमाइंडर 0 नहीं है, सो वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा अगेन। हम फिर से यूज करेंगे फॉर 130 एंड 30। ये तो आपको पता ही होगा बच्चों, फिर से समझा दूं ऐसा क्यों करेंगे। ये रूल है कि जिससे आप डिवाइड कर रहे थे 130 से, वो डिवाइड पूरा नहीं हुआ, तो अब जिससे डिवाइड कर रहे थे उसमें किससे करेंगे? जो रिमाइंडर आया उससे। 30 रिमाइंडर आया, 30 इसको फिर से डिवाइड करेगा। अब 130 है, 130 को 30 से डिवाइड करेंगे, जाएगा 4 बार। 4 बार में कितना आता है? 120 आता है। 34 जा 120, माइनस करो तो 10 बचा। क्या बचा हमारे पास? 10। तो हम फिर से कैसे लिखते हैं? 30 को डिवाइड किया हमने, सॉरी 130 को डिवाइड किया 30 से, कितने बार डिवाइड हुआ? 4 बार। बचा रिमाइंडर 10। ठीक है, अब रिमाइंडर जो बचा, अब वो इस वाले क्वोशिएंट को डिवाइड करेगा इस बार। हम फिर से यही लाइन लिखेंगे, शेषफल फिर से 10 है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। ये लाइन ऐसी कैसी उतार लेना बच्चों, इंग्लिश में भी आप लोग ऐसे कैसे उतार लेना। हम फिर से क्या करेंगे? अब 30 और 10 के लिए यूक्लिड लेमा लगाएंगे। हमने 30 को 10 से यूक्लिड लेमा लगाया, 3 बार में पूरा डिवाइड चला गया। किससे डिवाइड करने पर? पूरा 10 से डिवाइड करने पर पूरा भाग चला गया, तो हमारा यहाँ पर शेषफल 10 आया। शेषफल कितना है बच्चों? हमारे यहाँ पर 10 आया। तो सॉरी, जिससे डिवाइड करना उससे आंसर, 10 से डिवाइड करने पर आंसर आया, तो 10 ही हमारा HCF होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 30 इज इक्वल टू 10 इंटू 3 प्लस 0। 10 से डिवाइड करने पर डिवाइड पूरा पूरा गया, तब ये 10 ही हमारा HCF होगा। ठीक क्लास? तो हम क्या करने वाले हैं? अब यहाँ पर हमको दिख रहा है कि 10 से डिवाइड करने पर क्या हुआ? हमारा रिमाइंडर 0 आया। तो हम क्या लिखेंगे कि हमारा जो महत्तम समाप्त वर्तक है वो 10 है। यहाँ 10 से भाग देने पर, जब आपने 10 से भाग दिया तो शेषफल 0 हुआ। अतः इसलिए 10 ही महत्तम समाप्त वर्तक होगा। 10 क्या होगा बच्चों? महत्तम समाप्त वर्तक होगा। और 10 ही हमारा आंसर है कि उसको कितने कितने की स्टैक जमाना चाहिए। मतलब उन्होंने पूछा ना प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखना चाहिए, तो उसे प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फियाँ रखना चाहिए। अतः उसे हर एक ढेरी में 10 बर्फियाँ रखनी होगी। क्लियर है? इसी को इंग्लिश में लिख सकते हैं आप, ऑन डिवाइडिंग बाय 10 we get रिमाइंडर 0। हमको रिमाइंडर 0 कब मिला? जब हमने 10 से डिवाइड किया। किससे डिवाइड किया? 10 से। सो our HCF is 10 and also
शी मस्ट स्टैक्ड 10 बर्फीज इन अ रो, मतलब इन वन स्टैक, मतलब उसको एक ढेरी में कितना जमाना चाहिए, 10 बर्फीज जमाना चाहिए। क्लियर क्लास? तो इजी था हमारा ये क्वेश्चन। इसी का और है, मतलब इसी क्वेश्चन में और भी है बच्चों, इसका क्या है और। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर फॉर्म 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर फॉर्म 2q+1। पॉजिटिव इंटीजर 2q बनाता है, पॉजिटिव इवन इंटीजर 2q बनाता है और ऑड इंटीजर 2q+1 बनाता है। ठीक है, ऑड इंटीजर क्या बनाता है, 2q+1 बनाता है। क्लास देखिए, सबसे पहले तो हम नंबर को एज्यूम करेंगे, क्या मानेंगे, है ना। सबसे पहले हमको नंबर ही मानना होता है ना कि क्या क्या नंबर्स पॉसिबल हैं। तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मानते हैं कि लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी ए। हम यह मानते हैं लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी ए। माना कि पॉजिटिव इंटीजर ए है, ठीक है, माना कि पॉजिटिव इंटीजर क्या है हमारा, ए है। और बी को मैंने मान लिया 2। क्यों बी को 2 माना बच्चों, क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि जो हमारा नंबर है, जो पूर्णांक है वो 2q होना चाहिए। 2q का मतलब है आपको 2 से डिवाइड करना है, यानी b बराबर हमने क्या माना है, 2 माना है, एंड b इज इक्वल टू 2। ठीक है, देन बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, मतलब बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फॉर एनी इंटीजर q ग्रेटर देन 0, है ना, या इक्वल टू भी 0 कर सकते हो। q है, सॉरी g बन गया वो गलती से, मतलब कोई भी कोशेंट है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए हमारा कोशेंट। ठीक है बच्चों, क्या होता है यहाँ पर समझो, a कोई नंबर है, उसको मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, कितने बार डिवाइड होगा, वो q बार डिवाइड हो रहा है, मान लो कितने बार डिवाइड हो रहा है, q बार डिवाइड हो रहा है, तो वो q 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, है ना। क्या फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला बनता है a बराबर BQ+R बनता है, a बराबर बनता है BQ+R। R क्या क्या हो सकता है, R हमारा हो सकता है 0 से बड़ा या उसके बराबर, और छोटा हो सकता है 2 से, क्योंकि हम डिवाइड जिससे करते हैं R उससे हमेशा छोटा होता है, रिमाइंडर हमेशा जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा ही होता है बच्चों। कैसा होता है, उससे स्मॉलर होता है। ठीक है, इसी चीज़ को हिंदी में कैसे लिखेंगे हम लोग, माना कि a क्या है, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b को अपन ने क्या माना है, 2 माना है, तब किसी q ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथ्म के लिए किसी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के लिए ए बराबर क्या होगा, ए बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। समझा ही चुका हूँ, ए को बी से डिवाइड कर रहे हैं, क्यू पर डिवाइड हो रहा है, आर रिमाइंडर बचेगा। आर क्या हो सकता है हमारा, आर हो सकता है 2 से छोटा और बड़ा या बराबर होता है 0 से। क्लियर है इतना? ये तो हमने सिर्फ डेफिनेशन लिखी है, अब समझो बात को। तो देखो बच्चों, आर की जगह हम दो चीज़ें लिख सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं हम? आर की जगह 0 रखेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हमारा हो जाएगा बी क्यू की जगह 2 रखेंगे बच्चों, 2q प्लस 0 हो जाएगा, मतलब ए का एक आंसर हो जाएगा 2q। और जब मैं आर को 1 रखता हूं तो ए का एक और आंसर निकल सकता है 2q प्लस 1। ठीक है, अब आपको लिखना है इनमें से 2q एक समपूर्णांक होगा। कैसा पूर्णांक होगा बच्चों? समपूर्णांक होगा। क्यों होगा समपूर्णांक? क्योंकि किसी भी चीज को 2 से गुणा पड़ने से वो सम बन जाती है। क्योंकि किसी भी संख्या को 2 से गुणा करने पर वह सम संख्या बन जाती है। क्यू है, क्यू में 2 का गुणा करूंगा तो ये जो 2q बनेगा बच्चों वो क्या होगा, हमारा सम संख्या होगी, मतलब इवन नंबर होगा, है ना। इंग्लिश में लिखोगे तो हियर 2q इज इवन इंटीजर बिकॉज, क्यों ऐसा होगा, बिकॉज वैसे बुक में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा बच्चों, मैं अपने एक आइडिया से आपको बता रहा हूँ, मतलब आइडिया यानी कि एक लॉजिक बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 2 एवरी इंटीजर बिकम्स इवन, तो हर इंटीजर कैसा बन जाता है, इवन। क्लियर हुआ क्लास? चलिए बच्चों, अब ये नंबर कैसा हो गया हमारा, इवन नंबर हो चुका है। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग बाय 2 एवरी इंटीजर बिकम्स इवन। अगर 2q हमारा इवन है, मेरी बात समझो, अगर 2q नंबर इवन है तो इवन नंबर में 1 जोड़ने से वो क्या बन जाएगा, ऑड। देयरफॉर 2q प्लस 1 मस्ट बी ऑड, और 2q प्लस 1 क्या होगा, मस्ट बी ऑड होगा। तो 2q प्लस 1 ऑड होगा। अगर 2q इवन है तो 1 जोड़ने से कोई भी चीज ऑड बन जाती है, इसलिए 2q प्लस 1 को हम क्या लिखेंगे कि 2q प्लस 1 मस्ट बी ऑड। 2q प्लस 1 क्या है हमारा, एक ऑड नंबर है। क्लियर हुआ क्लास? क्वेश्चन क्लियर है? हिंदी वाले लिख सकते हैं। इसके बाद लिख लेना तब 2q प्लस 1 एक क्या होगा, विषम संख्या होगी। यही हमको करना था, संख्या होगी, हमको यही करना था। हमको बताना था कि 2q नंबर कैसा है, इवन है, बता दिया। 2q प्लस 1 कैसा है, ऑड है, बता दिया। क्वेश्चन हो गया हमारा। द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसके शून्य ज्ञात करना है। फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इसके जीरोस निकालना है बच्चों। जीरोस निकालना बहुत ही आसान है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, देखिए क्वेश्चन 7 है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के जीरोस निकालना है। जीरोस निकालने का तरीका पहले ही समझा चुका हूँ मैं आपको। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का पहले मल्टीप्लाई करो, तो 6 का मल्टीप्लाई किया 1 से, तो 6 1 जा 6 आया। हम इस 6 के क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 × 3 होते हैं, और 6 1 जा 6 होते हैं। अब बच्चों यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। आंसर मुझे लाना है 5, क्या लाना है 5।
2 को 3 से प्लस करो तो भी आंसर 5 आता है, और 6 में 1 माइनस करूँ तो भी आंसर 5 होता है। तो क्या लेना चाहिए? तो बच्चों ऐसी कंडीशन में जब इससे भी प्लस माइनस करने से आंसर आ रहा है और इससे भी प्लस माइनस करने से आंसर आ रहा है, तब आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगी कि यहाँ पर क्या साइन है। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस करके आंसर निकलेगा, और अगर यहाँ माइनस होता तो फिर मैं माइनस करके आंसर निकालता। तो मैं यहाँ पर 2 + 3 लूंगा, तो 5 को हम क्या लिखेंगे? 2 + 3 x + 6, x² प्लस x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 2x, 3 का x के साथ करो तो 3x + 6। कॉमन लो इन दोनों में से, x कॉमन आया, x² है, 2x है तो x कॉमन चला गया तो x बचा, प्लस 2x में से एक x गया तो बचा 2। इन दोनों में 3 कॉमन है। क्या कॉमन है? 3, क्योंकि दोनों 3 के टेबल में आते हैं, दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो मैंने 3 कॉमन लिया। जब इन दोनों से 3 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा एक x प्लस 6 में से 3 कॉमन चला गया तो क्या बचा? 2, तो x + 2 x + 2। ठीक है, अंदर क्या बचेगा? इन दोनों को कॉमन ले लूँगा मैं, अंदर बचेगा x + 3 x + 3। एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे और एक बार इसको रखेंगे, x + 2 = 0। इसको इधर लाए, x बराबर प्लस का 2 इधर गया तो क्या बनेगा आपको? -2। एक बार x + 3 को 0 के बराबर रखा तो प्लस का 3 क्या बनेगा? -3। तो ये x बराबर -2 और x बराबर -3, ये हमारे 2 जीरोस हो गए बच्चों। क्लियर है? ये सब मेथड तो आपको आती होगी, तो अगर नहीं आती तो बच्चों फिर पहले जाकर अपने लेसन को अच्छे से पढ़ो, है ना, क्योंकि सिंपल पेपर सॉल्व करने से घर से आपकी एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है आपको। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग ये हो। ये है सम ऑफ जीरोस, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चलिए, सम ऑफ जीरोस 5 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 है। 7 का और वाला क्वेश्चन क्या है? गिवन। अब यहाँ गिवन में हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखना पड़ेगा। सम ऑफ जीरोस को अपन कहते हैं ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, वो दिया है 5। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को कहते हैं अल्फा इंटू बीटा, जो है कि 2 है, जो क्या है? जो 2 है। क्लास ये है हमारा समीकरण। एक बार वैल्यू चेक करा था, 5 और 2 ही है। ठीक है सर, हिंदी में इनको क्या लिखते हैं? हिंदी में लिखते हैं मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर 5। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा 2 दिया है। बच्चों एक फॉर्मूला लगता है, बहुत सिंपल सा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखूंगा या एक में लिख दूं तो ज़्यादा अच्छा है। x², आपको पॉलिनोमियल बनाना है। पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला होता है p ऑफ x बराबर, ये p ऑफ x नहीं भी लिखते हैं तो भी चल जाता है, कोई इशू नहीं। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है, वो रख देंगे हम लोग। तो पी एक्स क्या हो जाएगा? x², इसकी जगह रखा 5, तो 5 इंटू एक्स, 5x + 2, ये गलती सीधे 0 लगा दिया, और प्लस 2। तो हमारा आंसर ये है x² माइनस 5x + 2। क्लियर क्लास? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन 8 बच्चों? एपी के प्रथम 4 पद लिखना है। राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 5, जिसकी फर्स्ट टर्म 5 है। कॉमन डिफरेंस
-5, मतलब जिसकी फर्स्ट टर्म या प्रथम पद जिसका क्या है 5 है, और कॉमन डिफरेंस बच्चों कितना है -5 है। कैसे कर सकते हैं हम लोग, बहुत इजी काम है बच्चों, है ना। फर्स्ट टर्म्स निकालना है, फर्स्ट 4 टर्म्स। आई थिंक ये 2 मार्क्स फ्री के हैं आपके लिए अगर ये क्वेश्चन आता है तो। क्वेश्चन 8 गिवन है, या हिंदी में कहते हैं दिया है। A 5 D -5, तो AP क्या बनेगी आपकी फर्स्ट टर्म। फिर क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म में D जोड़ते हैं तो 0 आंसर आएगा, क्योंकि A + D। सेकेंड टर्म में क्या होता है बच्चों, A में ये D हर बार जोड़ते जाना है, यहाँ घटा रहे हैं, 5 में से 5 गया 0, फिर 0 में से 5 गया तो -5 -10। बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आया होगा, मैं समझा देता हूँ कैसे। देखो बच्चों, जब AP आप बनाते हो तो सबसे पहले पहला टर्म लिखा, दूसरा टर्म निकालने के लिए इसमें से ये टर्म माइनस करो, क्योंकि यहाँ पर -5 है, तो 5 में से 5 गया तो आंसर क्या आएगा 0, तो सेकेंड टर्म आपकी 0 हो गई। फिर अगली टर्म निकालने के लिए इसमें से और 5 माइनस करो, तो 0 में से -5 करेंगे तो आंसर तो -5 ही आना है। थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म निकालने के लिए तीसरी टर्म -5 है, इसमें से और -5 करो, माइनस माइनस प्लस 5 और 5 10, दोनों माइनस के, तो आंसर में भी क्या आया -10 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, तो 1 2 3 4 ये चारों टर्म आ गई, काम खत्म। चलिए इसका और देखते हैं, इसके और में भी एक क्वेश्चन है बच्चों। AP 2 -2 -6 -10 के अगले 4 पद लिखना है, इसके 4 नेक्स्ट टर्म आप कर लोगे बच्चों, सिंपल सी बात है। A पता है, D क्या आएगा, जो D आए उसको इसमें और जोड़ते जाना, आ जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन आपके भरोसे में छोड़ रहा हूँ। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। 10 मीटर लॉन्ग लैडर रेस्टिंग ऑन अ वॉल, मतलब 10 मीटर लंबी कोई लैडर है, वो किसी वॉल के ऊपर हमने टिका रखी है, रेस्टिंग ऑन द वॉल। रीचेस अ विंडो विच इज़ 8 मीटर हाई, मतलब जो हाइट में 8 मीटर ऊंचाई पर है ग्राउंड से। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लोअर एंड ऑफ लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ वॉल। बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बच्चों, 9th क्वेश्चन। सपोज ये कोई आपकी वॉल है, आपने इस पर कोई लैडर लगा रखी है ना, ये आपका बेस और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपका बेस, ये ऐसी लैडर है, यहाँ पर एक खिड़की है ना। ये लैडर आपने कहाँ लगाई है, ये लैडर को आपने लगाया है। लैडर कितनी है, लैडर की लेंथ, अब इसको मैंने समझा दिया, अब इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनाओ। ये वॉल, ये लैडर, और ये लैडर के निचले वाले हिस्से से वॉल की डिस्टेंस। मान लो कि ये भी कोई लैडर है, BC आपकी क्या हो जाएगी, वॉल हो जाएगी, और AC आपका बेस हो जाएगा बच्चों, है ना। लैडर है 10 मीटर लॉन्ग, तो लैडर 10 मीटर और हाइट 8, ये यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो दी है 8 मीटर। हमें ये निकालना है AC बेस कितना होगा। तो क्लास स्टार्ट करें। तो यहाँ क्या होगा बच्चों, हम यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि दीवार तथा जमीन के बीच 90 डिग्री एंगल होता है ना भाई। यहाँ पर दीवार कैसी खड़ी रहती है, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट परपेंडिकुलर खड़ी होती है, तब लैडर नहीं, हिंदी में तो सीढ़ी कहेंगे ना इसको, तब सीढ़ी लगाने पर यह एक
समकोण त्रिभुजाकार आकृति बनाएगा। ये जो दिख रहा है ये क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये आपकी लैडर रखी है, ये आपकी दीवार है, ये आपकी जमीन है ना। तो एक समकोण त्रिभुजाकार आकृति बनाता है। इसी चीज को इंग्लिश में लिख लेंगे, हियर वॉल एंड बेस मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, वो एंगल बनाते हैं 90 डिग्री का। सो ऑन putting a ladder it will make a right angle triangle। तो यहाँ क्या बनेगा बच्चों, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। बस उसके बाद तो यहाँ पाइथागोरस लगा दो। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस की थ्योरम से 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इसको बेस मान लो। 10 का स्क्वायर कितना होता है 164, बेस का स्क्वायर ये इधर आएगा तो प्लस से क्या बनेगा -64, स्क्वायर जो है बेस का स्क्वायर ये आएगा तो वैल्यू हो गई 36, वो लगाया रूट में, बेस बराबर 36, बेस इज इक्वल टू 6 मीटर। तो आपका बेस कितना आ गया 6 मीटर बेस आ गया बच्चों। तो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी 6 मीटर है। द डिस्टेंस ऑफ द लोअर एंड ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस वॉल इज 6 मीटर। चलिए ये आंसर आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, इसी का और क्वेश्चन देखिए बच्चों। क्वेश्चन इसका और क्या है कि DE और BC अगर पैरेलल हैं, अगर DE और BC पैरेलल हैं तब AD आपको फाइंड करना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या करें, डायग्राम बनाएं पहले तो। चलो मैं पॉज करके डायग्राम बना रहा हूँ। चलिए मैंने डायग्राम बना लिया। ये डायग्राम दिया है कि ABC ट्रायंगल में DE लाइन जो है वो DE लाइन हमारी पैरेलल है BC के। DE लाइन किसके पैरेलल है, अगर DE और BC लाइंस पैरेलल हैं तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का और वाला है ना, हम लिखेंगे इफ DE इज पैरेलल टू BC, अगर इफ को लिखोगे अगर DE पैरेलल है BC के, ये जो लिखा है हिंदी मीडियम के लिए, ये इंग्लिश मीडियम के लिए, अगर DE BC से पैरेलल है तब थेल्स थ्योरम से, इंग्लिश वाले लिखेंगे बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम। अगर इसमें थेल्स थ्योरम लगाए तो थेल्स थ्योरम क्या कहती है बच्चों, तो थेल्स थ्योरम क्या कह रही है, तो तब थेल्स की थ्योरम कह रही है कि AD अपॉन DB, थेल्स थ्योरम यही कहती है कि AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, बराबर AE अपॉन EC। थेल्स थ्योरम यही कहती है कि अगर हम किसी ट्रायंगल में एक साइड के पर पैरेलल एक और साइड खींचें तो ये बची हुई दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC में। आपको 1 2 3 4 चीज़ों में से 1 2 3 पता है, चौथी आप आराम से निकाल लोगे। चलिए करते हैं आगे। चलिए बच्चों आगे देखें, वैल्यूज पुट करेंगे बस। AD पता लगाना है, DB 7.2 है, AE 1.8 है, EC 5.4 है। बस हो गया काम खत्म। इसके
इसके बाद का काम आप करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालोगे। चलिए हो गया क्वेश्चन खत्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां, के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु 1, 2 संरेखी हो। अगर 3 बिंदु संरेखी होते हैं, ठीक है, तो क्या देखिए बच्चों, यहाँ पर अपन एरिया वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं बच्चों। क्या लगा सकते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि 3 पॉइंट हैं। अगर 3 पॉइंट संरेखी हों, संरेखी को कहते हैं इंग्लिश में कोलिनियर। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे तो ये तीनों पॉइंट से मिलकर बनने वाला जो ट्रायंगल है वो मतलब ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, लेकिन हमको क्या बोला जाता है कि अगर 3 पॉइंट है, अगर 3 पॉइंट ट्रायंगल बनाते हैं तो इसका कोई ना कोई एरिया तो होगा, होता ही है। लेकिन अगर तीनों पॉइंट एक लाइन में आ गए तब वो एक ट्रायंगल नहीं बना सकते हैं, है ना। अगर ट्रायंगल नहीं बनाएंगे तो उसका एरिया कितना होगा? 0। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगता है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, A 2,3 4K 6 - 3, B 4K और C 6 और -3। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान काम है ना। हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। यह सबसे पहले ABC मत लिखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखो कि ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो 1/2 ब्रैकेट के अंदर x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये हमारा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है। अब हम इस ABC का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो 1/2 x1 2 अंदर y2 - y3, y2 - y3, y2 - y3 खुद ही माइनस का है तो यहाँ ब्रैकेट लगा लेना, प्लस x2 कितना है 4 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो y1 है 3, y2 है k, तो 3 माइनस k। यहाँ पर हम एरिया को 0 रखेंगे बच्चों। क्यों रखेंगे 0? क्योंकि उन्होंने कह रखा है k का मान ज्ञात करो जिसके लिए बिंदु संरेखी हो जाए। मतलब वो बोल रहे हैं कि बिंदु संरेखी हैं, पॉइंट्स कोलिनियर है। अगर कोलिनियर है तो एरिया 0 होगा, तो एरिया क्या होगा? 0। तो यहाँ एरिया की जगह में क्या लगा दूंगा? 0। देखो ये अपॉन का 2 है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में 2 के साथ, 0 के साथ, तो वो भी 0 हो ही जाएगा। अंदर 2 इंटू के माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 4 इंटू माइनस माइनस प्लस 3 और 3 6। यहाँ पर कुछ नहीं, ब्रैकेट खोल दूंगा। 6 3 ज़ा 18 माइनस 6 इंटू के 6 के। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। 2 इंटू 0 0 ही होता है। 2 इंटू के 2 के 2 3 ज़ा 6 4 6 ज़ा 24 प्लस माइनस माइनस और प्लस का 18 और माइनस का 6 के कौन है? 2k प्लस का 6k माइनस का, तो -4k। कोई दिक्कत नहीं। प्लस माइनस माइनस 6k में से 2k गया तो बचा -4k। 18 और 6 24। ये दोनों प्लस के हैं। या देखो ये प्लस की वैल्यू है, 18 के आगे यहाँ क्या है? प्लस। 6 के आगे क्या है? प्लस। 18 और 6 24, ये 24 प्लस का और ये अंदर 24 माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो आंसर में आ गया 0।
तो क्या दिख रहा है, -4k इक्वल टू 0 बचा, तो k बराबर 0/-4, मतलब ये 0 तो हटा ही दिया बच्चों, यहाँ से 0 भूल जाओ, क्या बचेगा, 0 इज इक्वल टू -4k, -4 0 के अपॉन में जाएगा तो भी 0 ही लेना है, यानी k का आंसर निकला क्या यहाँ से, k की वैल्यू निकल गई 0, k का आंसर क्या होगा, k का आंसर होगा 0। क्लियर क्लास। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। 10 में, हाँ अब 10 का और भी है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 का एक और भी है। क्या है और, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y समदूरस्थ हो जाए। हमको एक रिलेशन निकालना है, x, y, x और y में एक रिलेशन बनाना है, एक रिलेशन फाइंड करना है, x और y में एक संबंध निकालना है ताकि जो पॉइंट x, y है वो इन दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस हो जाए, समदूरस्थ हो जाए। समदूरस्थ हो जाए मतलब इस क्वेश्चन को पहले समझ लो, करना सब बात की बात है। हमने बोला है कि x, y एक पॉइंट है, दो दूसरे पॉइंट है जिनके कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है, एक है 7,1, एक पॉइंट है ये, और एक पॉइंट है ये 3,5। इससे इसकी डिस्टेंस और इससे इसकी डिस्टेंस जो है बराबर है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस बराबर है। समदूरस्थ मतलब क्या होता है, ये इससे भी बराबर दूरी पर है और इससे भी बराबर दूरी पर है। इंग्लिश में कहते हैं इक्वी डिस्टेंस, मतलब यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस इक्वल है। कैसी है, इक्वल है। दिया है हमको कि ये डिस्टेंस इक्वल है, तो इनके अंदर एक रिलेशन बनाओ। इनके अंदर क्या बनाओ, एक रिलेशन फाइंड करो। तो बहुत आसान है बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए करते हैं स्टार्ट। लिखेंगे 10th का और है, नाम दे दो एक्स वाई को PQR नाम दे दो आप, तो सिंपल सा है। लिखो एस पॉइंट P, x, y is equidistant from Q 7,1 and R 3,5. So PQ is equals to PR। भाई P जो है इससे और इससे दोनों से बराबर डिस्टेंस पर है, यानी PQ बराबर PR। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे बच्चों, इसको हम लिखेंगे हिंदी में, क्योंकि पॉइंट को हिंदी में क्या कहते हैं, बिंदु। बिंदु P x, y बिंदुओं Q 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ है। भैया समदूरस्थ मतलब बराबर दूरी पर है। तब नीचे ये लिख देना आप लोग, इसके नीचे ये लिख लेना, हिंदी में वाले ये लिखना, फिर ये नीचे लिखना, PQ बराबर PR है। PQ तो PQ की डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे, इनसाइड द रूट PQ की डिस्टेंस क्या होगी, x2 - x1 होती है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 7 - x1 x, x2 - x1 बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको यहाँ लिखवा दूँ। फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर, दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है, और y2 - y1 ये दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है। दो पॉइंट कौन कौन से, एक ये और एक ये, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, x1 y1 x2 y2। तो 7 - x x1 सॉरी x2 में से x1 गया तो 7 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो 1 - y का होल स्क्वायर बराबर PR, P ये है, R ये है, 3 - x होल स्क्वायर प्लस 5 - y होल स्क्वायर। बच्चों दोनों तरफ रूट है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। लिखो यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना। आप लोग लिख लोगे, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ आप लोग लिख लोगे। दोनों तरफ का स्क्वायर करूँगा मैं तो क्या होगा,
ओहो, स्क्वायर कर रहा हूँ और खुद ही, चलो ठीक है, यहाँ स्क्वायर लगा दो, इधर भी रूट के बाहर ऐसे स्क्वायर लगा दो। रूट से स्क्वायर मतलब स्क्वायर से रूट, स्क्वायर से रूट कट जाएंगे। अंदर फॉर्मूला लगाना है आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो 2 इंटू ए इंटू बी। इसी टाइप से y इधर क्या होगा, यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। सेम फॉर्मूला इधर लगाऊंगा बच्चों में, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 5 का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू वाई। हेलो क्लास, ठीक है। इसके बाद हम पेज थोड़ा सा बदल लेते हैं। दिस पेज इज ओवर हियर। सो अब यहाँ देखिए, रूट से तो रूट स्क्वायर कट गया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो बच्चों, तो आंसर में कोई चेंजेस नहीं आते, क्योंकि स्क्वायर इधर भी किया इधर भी किया। आप जो भी काम कर रहे हो दोनों साइड करते हो तो कोई इफेक्ट नहीं है। स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल। 7 का स्क्वायर 49 प्लस x का स्क्वायर 7 2 ज़ा 14x, 1 का स्क्वायर 1, y का स्क्वायर 2 1 जा 2 इंटू वाई, तो 2y। इस तरह बच्चों 3 का स्क्वायर 9 प्लस x का स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6x प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस y का स्क्वायर 5 2 ज़ा 10y। चलिए सब चीज़ें इधर ले आओ, मतलब x और y को इधर ले आओ, नंबर सब इधर सेट कर दो। तो x स्क्वायर माइनस 14x, y स्क्वायर माइनस 2y। ये सब वेरिएबल पार्ट मैंने यहीं रखा, ये सब नंबर इधर ला रहा हूँ। ये प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो बनेगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 6x इधर आएगा तो बनेगा प्लस 6x, प्लस वाई स्क्वायर बनेगा माइनस वाई स्क्वायर, माइनस का 10y इधर आएगा तो बचेगा 10y प्लस का। अब यहाँ से ये गया, ये सब चलेगा तो बचे कौन, एक ये और एक ये, तो 25 और 9 34। यहाँ पर कौन नहीं गया, 49 और 1 नहीं, मतलब इधर जाएंगे क्योंकि वो नंबर है, तो 49 और 1 50 प्लस से इधर जाएगा तो बनेगा माइनस 50 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 14x प्लस 6x माइनस प्लस माइनस 14 में से 6x जाएंगे तो बचेगा 8x, माइनस का होगा क्योंकि 14 बड़ा है उसके सामने माइनस लगा है, माइनस 2y प्लस 10y माइनस प्लस माइनस 10y में से 2y गए तो 8y माइनस प्लस वाला नंबर 10y बड़ा है तो यहाँ प्लस लगेगा। यहाँ पर देखो बच्चों इस तरफ क्या होगा, माइनस प्लस माइनस माइनस 50 में से 34 जाएंगे तो बचेगा 16, बड़ा है 50 माइनस का है तो यहाँ पर माइनस। हम क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों में से -8 कॉमन ले सकते हैं इन दो टर्म में से, तो क्या होगा, माइनस गया 8 गया तो क्या बचा यहाँ पर x, 8 गया माइनस गया तो बचा, मतलब प्लस में से अगर आपने माइनस कॉमन लिया तो फिर माइनस बचेगा बच्चों। क्यों, क्योंकि जब इसको वापस अंदर ले जाऊंगा तो माइनस माइनस फिर से प्लस बन जाता है, इसलिए प्लस में से ध्यान रखना जब भी माइनस कॉमन लोगे आप तो साइन अल्टर होंगे। माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस से प्लस बना, ये प्लस से माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 अपॉन में जाएगा इधर, तो x माइनस वाई बराबर 16 अपॉन 8 से कट जाएगा 2 बार। तो फाइनली आपका जो रिलेशन चाहिए था, क्योंकि इसमें आंसर नहीं आएगा बच्चों, रिलेशन आएगा, तो ये है वो रिक्वायर्ड रिलेशन जो आप हमसे चाह रहे थे, हमने आपको दे दिया। क्वेश्चन 11, यदि बिंदु ABCD एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। If the point these and these are the vertices of parallelogram, अगर ये किसी पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज की वर्टाइसेस है तो आपको P की वैल्यू फाइंड करना है। बच्चों ABCD बना लो सबसे पहले। तो पैरेललोग्राम किस किस को पता है, सबको ही पता है यार बच्चों। पैरेललोग्राम क्या होता है, ABCD एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्या होता है कि अपोजिट साइड इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, डायगोनल्स भी आपस में
इक्वल, और एक दूसरे को इस पॉइंट पर बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये पॉइंट इस AC का भी मिडिल पॉइंट है और ये पॉइंट इस BD का भी मिडिल पॉइंट है। इस पॉइंट पर ये वाला डायगोनल और ये डायगोनल दोनों एक दूसरे को इक्वल पार्ट में कट करते हैं। कितने पार्ट में कट करते हैं? इक्वल पार्ट। ठीक है, चलिए इतनी प्रॉपर्टी काफ़ी है अपने लिए। वैल्यूज़ लिख लें। चलिए वैल्यूज़ लिख लेते हैं बच्चों। ए क्या दिया है? 6,1, तो ए की जगह बी दिया है हमको 8,2, 8,2। सी दिया है हमको 9,4 और ये दिया है पी को। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे इतनी गलतियां करते हैं इसमें। ए बी और सी डी ऐसे बना देते हैं, ऐसा मत करना। ए बी सी डी सर्कल बनना चाहिए, सर्कल नहीं साइकिल पूरा होना चाहिए। ए से स्टार्ट हुए, बी पे गए, बी से सी पे गए, डी पे गए, फिर ए पे आ गए। कई स्टूडेंट अच्छे अच्छे बच्चे जो अच्छे मार्क्स लाते हैं एग्जाम में, वो भी कई गलतियां कर देते हैं। ए बी सी डी, ऐसा नहीं, ए बी सी डी ऑर्डर में चलना है। उन्होंने बोल रखा है टेकिंग इन अ ऑर्डर, एक ऑर्डर में लिया उन्होंने इस चीज़ को। चलिए क्लियर हुआ इतना? ठीक है, क्या कर सकते हो आप? बहुत कुछ कर सकते हो। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो, सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो आपका मन करे। ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप जिससे भी करना चाहें कर सकते हैं बच्चों, है ना। हमको सिर्फ एक छोटी सी वैल्यू p निकालना है। वी जस्ट नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ठीक है, तो कैसे करें? चलिए मेरे सामने दो ऑप्शन है, मैं सोच रहा हूँ कौन सा ऑप्शन ज़्यादा इजी रहेगा। आई थिंक सेक्शन फॉर्मूला इज़ बेटर फॉर दिस। सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पर थोड़ा सा आसान लग रहा है मुझे। चलो चलिए बच्चों इसको नाम दे दो। ओ इसके कोऑर्डिनेट भी निकालना पड़ेंगे, x, y मान लो, क्योंकि भाई इसके कोऑर्डिनेट पता नहीं तो x, y होगा। चलिए क्लास, बहुत ही इजी काम हुआ। हम छोटी सी एक लाइन लिखेंगे। माना कि डायगोनल, हिंदी में विकर्ण कहते हैं, मैंने इंग्लिश में लिख दिया गलती से, तो इसको हिंदी वाले हिंदी में लिख लेना। माना कि विकर्ण AC और BD बिंदु O जिसके कोऑर्डिनेट है x, y पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो OAC का मध्य बिंदु होगा, पता ही है। O जो है AC का मध्य बिंदु है। इस AC का मिड पॉइंट कौन है बच्चों? O है ना। अगर वो उसका मिड पॉइंट है तो हम क्या कर सकते हैं? हम फॉर्मूला लगाएंगे, तब x बराबर क्या होगा? 6 + 9/2 होगा बच्चों। क्योंकि बच्चों मुझे p निकालना है और p कौन सा कोऑर्डिनेट है? x वाला है, तो हम y को छेड़ेंगे भी नहीं। हम यहाँ देखेंगे इसका x कोऑर्डिनेट 6, इसका x कोऑर्डिनेट 9। AC का अगर ये मिड पॉइंट है तो ये x क्या होगा? ये x होगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? x1 + x2/2, ये होता है ना। तो x1 6, x2 9/2, तो 6 + 9 15/2 क्या आ गया आपका? x आ गया। अब उसी प्रकार से ये जो O है ये BD का भी मिड पॉइंट है ना। मैंने बताया था आपको कि AC और BD दोनों एक दूसरे को इस पर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो क्लास O BD का भी मध्य बिंदु है बच्चों, BD का भी मध्य बिंदु है बच्चों। इसका मैं इंग्लिश वर्जन लिखना भूल गया हूँ, मैं आपको बता दूंगा, आप डिक्टेट कर लेना। वो जो है वो BD का भी मध्य बिंदु है, मतलब मिड पॉइंट है। जो O है ये O पॉइंट इस BD का भी मिड पॉइंट है। तब मैं कह सकता हूँ कि जो x, अगर मैंने x इससे निकाला, अगर मैं चाहूँ तो x इससे भी तो निकाल सकता हूँ, x1 + x2/2। तो x की एक और वैल्यू होगी x1 + x2/2। क्या बताया मैंने आपको? ये x1 ये x2, या इसको x1 मानो ये x2 हो जाएगा, तो p + 8/2, x1 + x2/2 होगा।
लेकिन भाई x की वैल्यू तो मैं निकाल चुका हूँ 15/2, तो x क्या हो जाएगा, x की जगह रख दिया 15/2, p + 8/2, 2 से 2 कैंसिल, p की वैल्यू 15 - 8, तो p विल बी क्या होगा, p होगा बच्चों 7। क्लियर है। चलो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को मैं बता दूं, लेट द डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O, या बाइसेक्ट कह सकते हो, बाइसेक्ट एट O और O के कोऑर्डिनेट x, y बच्चों, इतना लिखना है आपको। माना कि डायगोनल्स AC एंड BD जो है बाइसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, बाकी तो फिर क्लियर है। चलिए इसका और भी है क्या भाई, यस और तो है। और वाला क्वेश्चन क्या हो गया, बिंदु -4,6 बिंदुओं दिस को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, इन विच या इन वॉट रेशियो डज द पॉइंट -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B, जिसके कोऑर्डिनेट ये है। हमको बताना है कि ये जो पॉइंट है ना, ये इन दोनों पॉइंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो बच्चों इसके लिए बहुत ही छोटा सा काम करना है आपको, थोड़ा सा डायग्राम बना लो, सब कुछ आपके सामने क्लियर हो जाएगा। A B, ये आपका A है, ये आपका B है। बच्चे बहुत बार पता है गलती क्या करते हैं कि वो जो डिवाइड कर रहा है उसको यहाँ रख लेते हैं और A को यहाँ मान लेते हैं, मतलब समझ नहीं पाते क्वेश्चन को। तो समझिए, सबसे पहले AB बना लो। AB कौन है, AB हमारा -6 10 3 8 -6 10 3 -8 है, 3 -8 है, ठीक है। अब इसको कोई तीसरा पॉइंट -4,6 है, पता लगाना है कि ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना, ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, हमको ये चेक करना है। तो कर लेते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात है। देखो डिवीज़न फॉर्मूला है क्या बच्चों, डिवीज़न फॉर्मूला हमारा होता है, x का डिवीज़न फॉर्मूला होता है m1 x2 + m2 x1 अपॉन में m1 + m2। ये x क्या होता है, ये वाला पॉइंट होता है जो डिवाइड कर रहा है, तो ये x है आपका और ये हो जाएगा फॉर्मूले में y। कहीं कहीं x और y दोनों निकालना पड़ता है, फॉर्मूला पूरा ये है, x के लिए ये और y के लिए फॉर्मूला होता है m1 y2 + m2 y1 अपॉन में m1 + m2। तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से कर लेंगे। ये हमारा x1 सॉरी ये हमारा x, इसको x1 मानो चाहे इसको x1 मानो। अगर इसको x1 मान रहे हो तो m1 यहाँ आ जाएगा, m2 यहाँ आ जाएगा। अगर इसको x1 मान रहे हो तो यहाँ m1 आता है, यहाँ m2 आता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, यहाँ रेशो नहीं पता है, मैं क्या मानता हूँ, रेशो को मान लेता हूँ k/1, मैं मान लेता हूँ k/1, ठीक है। x1 y1 x2 y2 m1 k हो जाएगा, m2 की जगह 1 आ जाएगा। चलो पहले लिख लें, क्वेश्चन 11 का और वाला पार्ट है ना। तो क्या लिखोगे, लेट द रेशियो बी k/1। माना कि रेशियो क्या है, k/1 है, माना 4,6 AB को k/1 में विभाजित करता है। या ये भी लिख सकते थे जैसे इंग्लिश में लिखा है, लेट द रेशियो बी k/1, माना कि रेशियो k/1 है, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं जो आपको इजी लगे। तो हमारा रेशियो मिल गया k/1, रेशियो क्या मिल गया, k/1 हमारा आ गया रेशियो। अब सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। सो फॉर्मूला क्या होगा, लिख लो यहाँ पर, x बराबर होता है m1 x2 + m2 x1 अपॉन में m1 + m2। देखो m1 की जगह k, m2 की जगह 1, m1 क्या हो गया k, m2 की जगह 1। x क्या है, x ये पॉइंट है जो a और b को डिवाइड कर रहा है, तो 4 क्या हो जाएगा, x की जगह पर आएगा, m1 k। x2 कितना है बच्चों, क्वेश्चन बताएगा हमको, हाँ ये दिया तो है, x2 b के साथ
x1 y1 x2 y2 तो 3 हो जाएगा, प्लस m2 हमारा 1 है और 1 के साथ m1 x2 m2 x1 x1 हमारा -6 है, अपॉन में k + 1, अपॉन का k + 1 यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, 4 × k + 1 बराबर 3 × k 3k, 6 1 जा 6 प्लस माइनस माइनस 4 × k 4k 4 प्लस 4 का मल्टीप्लाई देखो k से हुआ तो 4 × k 4k, 4 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो 4 1 जा 4 बराबर 3k - 6, k को सेपरेट कर लो, k इस तरफ आ जाएगा, 4k - 3k बराबर -6 - 4, तो k की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है -10। बच्चों छोटी सी गलती मुझसे हो गई, मैंने यहाँ माइनस नहीं लगाया तो यहाँ माइनस लग जाएगा, है ना। तो इतने पार्ट को मैं फिर से बता देता हूँ आपको। छोटी मोटी मिस्टेक कभी कभी देख नहीं पाते हम लोग, ध्यान नहीं देते, तो यहाँ -4 आएगा, कुछ बदलेगा नहीं ज़्यादा। ये स्टेप, इसके बाद की स्टेप यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये -4 का मल्टीप्लाई होगा k + 1 से। इधर तो सेम है, 3 × k 3k, 6 1 जा 6 प्लस माइनस माइनस -4 × k -4k -4 प्लस माइनस प्लस माइनस, तो 3k बराबर इधर है 3k -6 -3k इधर आएगा तो -4k प्लस का 3k इधर आया तो -3k, यहाँ बचा माइनस का 6, -4k इधर गया तो प्लस माइनस माइनस प्लस 7k 3 माइनस माइनस प्लस 4k 3k 7k हो गया बराबर माइनस का 2, माइनस को माइनस से कैंसिल करो, k की वैल्यू क्या आ गई 2, 7 जाएगा डिवाइड में तो 2/7, तो अनुपात क्या आ गया, तो अनुपात आ गया 2:7। अतः जरूरी अनुपात जो निकला वो क्या निकला बच्चों, जरूरी अनुपात निकला 2:7। क्या निकला 2:7 निकला, ठीक है। चलिए रिक्वायर्ड रेशियो लिख देना इंग्लिश में बच्चों, और कुछ भी नहीं है। चलिए बच्चों ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलो। cot 85 cos 75 को 0 डिग्री और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। बच्चों इट्स वेरी इजी, इसको 0 से 45 के पदों के बीच में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर बच्चों एक छोटा सा फॉर्मूला आपको आना चाहिए, अगर वो आता है तो ही आप सोच पाना कि आप इसको कर पाओगे, अगर वो नहीं आता है तो सीख लो। क्या है, एक फॉर्मूला होता है बच्चों कि cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ऐसे ही साइन का भी होता है, साइन 90 माइनस कॉस, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस। अब जरा सोचिए कि अगर मान लो यहाँ लिखा है कॉस का 85 है ना, तो हम उस कॉस के 85 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना भाई, कॉस के 85 को 90 में से 5 माइनस करूँ तो 85 आ जाएगा। तो इसको भी इस फॉर्मूले से मिलाकर देखो ध्यान से कि 90 में से थीटा, ये लिखा है थीटा की जगह पर, थीटा किसकी जगह लिखा है 5 की जगह, तो फॉर्मूला क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, जो यहाँ है वही साइन बन जाता है। तो साइन भाई ये कॉस जो है वो चेंज हो जाएगा साइन में, बस यहाँ जो 85 डिग्री था उसको पहले मैंने लिखा 90 माइनस 5, जो 5 था उसको मैंने यहाँ लिखा। तो कुल मिला के देखा जाए तो कॉस 85 का आंसर क्या आ रहा है, साइन 5 डिग्री आ रहा है, साइन 5 डिग्री। क्लियर है, और वही तो हमको करना था, हमको इस क्वेश्चन में इन दोनों को चेंज करना है 0 से 45 के बीच में। तो 5 आंसर आया 0 से 45 के बीच का है, इसी टाइप से इसको भी कर लेंगे। चलिए तो करें क्वेश्चन को सॉल्व। ये सिर्फ समझा रहा था, करना कैसे है बहुत आसान है, करना भी ऐसे ही है यार, कुछ खास नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 12, cot 85 डिग्री प्लस कॉस, कुछ कॉट है कोई बात नहीं चलता है सब। हम इस 85 को क्या लिख सकते हैं, हम इस 85 को लिख सकते हैं
90 माइनस 5 है ना, क्योंकि 90 में से 5 माइनस करूँगा तो 85 आएगा। और 75 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 15 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉट 90 माइनस थीटा होता है बच्चों tan थीटा, तो tan थीटा की जगह 5 लिखा है तो 5 डिग्री। कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन, तो ये हो जाएगा साइन 15 डिग्री। अब बस आपको एक छोटा सा काम करना है बच्चों, ये हर एक जगह ध्यान रखना कि जब भी आप कोई फॉर्मूला लगाओ तो उसको यहाँ लिख दो, थोड़ी सी उसको इज्जत दो कि भाई हमने आपको यूज़ किया है, तो आप यहाँ बैठो। कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है tan थीटा, उसी टाइप से कॉस 90 माइनस 15 का फॉर्मूला होता है साइन, सॉरी 15 लिख दिया मैंने, थीटा कर लो थीटा। क्लियर है? तो ये आ गया आपका आंसर। आपको करना क्या था, थीटा को 85 और 75 को इनमें चेंज करना था 0 से 45 के बीच का, ये 0 से बड़ा, ये 0 से बड़ा, 45 से छोटा, 45 से छोटा, काम खत्म। चलो वेरी गुड। क्वेश्चन बताओ, एक्सप्रेस cot 85 प्लस cos 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 to 45। चलिए इसका अपोजिट क्वेश्चन, सेक 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20, जहां पर 4 एक न्यून कोण है, जहां पर 4 एक ऐसा कोण है, एक न्यून कोण है, मतलब एक एक्यूट एंगल है बच्चों, एक एक्यूट एंगल है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का मान निकालो बच्चों। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, करना चाहेंगे आप लोग? चलिए करवा देते हैं। हाँ, और है गिवन क्या है बच्चों आपको, सेक 4a इज इक्वल्स टू कॉसेक a माइनस 20। जो बच्चों ऊपर मैंने फॉर्मूला लगाया ना, वही सब फॉर्मूला यहाँ लगेगा। चलिए फॉर्मूला कैसे सिखाऊं, तो फॉर्मूला मैं ऐसे सिखाऊंगा, कोसेक 90 माइनस a इज इक्वल टू क्या होता है सेक a, मतलब थीटा की जगह इस बार मैंने a यूज कर लिया, कर सकता हूं। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है बच्चों। बस इस फॉर्मूले का आप यूज देखना। अगर कहीं पर सेक a लिखा है तो मैं सेक a को लिख सकता हूँ ना, कोसेक 90 माइनस a लिख सकता हूँ भाई। अगर कहीं पर लिखा है सेक a तो फॉर्मूले को इधर से इधर पढ़ते हैं तो इधर से इधर भी पढ़ सकते हैं। कहीं पर देखो सेक a लिखा है तो 90 माइनस a, यहाँ a है तो यहाँ पर भी a है। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ लिखा है सेक 4a, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 4a, क्योंकि देखो बच्चों सेक है तो उसको लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस, कोसेक 90 माइनस जो यहाँ है वही यहाँ। बस इतना सा काम करा हमने, हो गया मेरा काम खत्म। ऐसा क्यों करा, ऐसा इसलिए करा बच्चों क्योंकि इधर कोसेक है, इधर कोसेक था, इधर सेक था, कुछ कैंसिलिंग तो पॉसिबल नहीं है, तो इधर कोसेक और इधर कोसेक। अब ध्यान से देखो, अगर ये दोनों ही कोसेक है दोनों तरफ, बीच में लगा है इज इक्वल टू, तो इसका मतलब ये है कि ये दो चीज़ें बराबर तभी हो सकती हैं जब ये वाला हिस्सा, ये वाला मतलब ये एंगल वाला हिस्सा इस एंगल के इक्वल हो जाए। तो 90 माइनस 4a जो एंगल है, 90 माइनस 4a जो एंगल वाला हिस्सा है, कोसेक यहाँ हमेशा कोई ना कोई एंगल आता है 10, 20, 30, 40, तो यहाँ पर ये जो एंगल वाला हिस्सा है जब इस एंगल वाले हिस्से के बराबर होगा तो ही दोनों तरफ बराबर होंगे। तो 90 माइनस 4a को बराबर रखा a माइनस 20 के। बस इसको सॉल्व करके a की वैल्यू निकाल लोगे आप। माइनस का 20 इधर आया तो बना प्लस का 20। अब जब मैं नंबर को इधर ला रहा हूँ तो ये 4a जो माइनस का उसको इधर शिफ्ट करूँगा तो यहाँ a प्लस 4a। इसके आएगा बच्चों आप प्लीज़ करो, क्योंकि कुछ नहीं है, 4a प्लस 5a है, 5 डिवाइड में चल जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए तो क्लास ये था हमारा आज का वीडियो, जिसको हम कहते हैं पार्ट 1 है हमारा, है ना। नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करूँगा। क्लियर क्लास? तो स्टार्ट करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो अगले पार्ट में, है ना। बहुत ही जल्द डाल दूंगा, कोई इशू नहीं है। फर्स्ट पार्ट को देखते रहिए, ठीक है। जो भी डाउट आए, कुछ प्रॉब्लम आए, कमेंट करके जरूर बताएं।